नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत प्रयागराज से। सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगम नोच पर पीएम मोदी सभा स्थल का करेंगे निरीक्षण। श्रृंगवेरपुर धाम शहर में चल रहे विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। 13 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे मोदी। 6500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तो 7 दिसंबर को संगम नगरी के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ को लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। साथ ही साथ महाकुंभ क्षेत्र के स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। संगम नोच पर पीएम मोदी सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 7 दिसंबर को संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। शहर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में होगी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर भी प्रस्ताव जारी किया जाएगा। आज 12 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर भी प्रस्ताव जारी किया जाएगा। आज 12 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की आज बैठक है। उपचुनाव के बाद ये पहली बैठक और कई अहम मुद्दों पर प्रस्तावों पर आज चर्चा भी होगी और मुहर भी लग सकती है। 12 बजे के बाद लोक भवन में ये बैठक होनी है। 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर भी प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। आज 12 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अधिकारी और नेता शामिल होंगे। तो बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। विकास कार्य को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में ये बैठक होनी है। 12 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद होंगे, मंत्रीगण मौजूद होंगे और 12 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व दिव्यांग दिवस का आज होगा आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस समारोह में शामिल होंगे। योगी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। लोक भवन में यह बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस का आज आयोजन भी किया जाएगा। इस आयोजन में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी शिरकत करेंगे। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार का भी वितरण किया जाएगा। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस समारोह में शामिल होंगे। विश्व दिव्यांग दिवस का आज आयोजन होना है लखनऊ में। राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस समारोह में शामिल होंगे। पदाधिकारियों को बाहर करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार हाईकमान मंथन कर रहा है। 7 से 8 जिलों के पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा। उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव का ये एक्शन है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी समाजवादी पार्टी। जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है या फिर उतने एक्टिव नहीं है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी दिखाती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। 7 से 8 जिलों के पार्टी के संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं और
सक्रिय सदस्यों को संगठन में इस बार जगह मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब समाजवादी पार्टी के अंदर छटनी का माहौल है। जो भी पदाधिकारी एक्टिव नहीं है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस पर हाईकमान मंथन कर रहा है, यानी कि किन लोगों को, किन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस पर चर्चा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर 7 से 8 जिलों के पार्टी के संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में भी स्थान दिया जाएगा। उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव एक्शन मोड में है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी के द्वारा दिखाया जाएगा। जो भी सक्रिय एक्टिव पदाधिकारी है उन्हें ही संगठन में जगह मिलेगी। तो सपा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, उपचुनाव में मात्र 2 सीटों पर ही काबिज हो पाई समाजवादी पार्टी और ऐसे में अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पदाधिकारियों को हटाया जाएगा समाजवादी पार्टी से, क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और यहाँ तक कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। चाहे कुलरती की सीट की बात करें या फिर मीरापुर, यहाँ पर कहीं न कहीं वोटों का छिटकाव हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि कुछ ऐसे जो है कामचोर नेता हैं जो पार्टी का काम ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है चेहरा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे विभीषण भी अब भी पार्टी में मौजूद हैं जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बुलंदी के बजाय उसकी नैया जो है डुबोने पर तुले सकते हैं। और यह बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता भी चल चुकी है कि चाहे पार्टी कार्यालय हो या फिर कुछ जिलों में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका रवैया कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए घातक हो सकता है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब एक बड़ा जो है एक्शन लेने का मन बनाया है। जो कामचोर नेता हैं उनकी छटनी की जाएगी और साथ ही साथ जो मेहनती और लगन से काम करने वाले नेता हैं उन्हें तरजीह भी दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराया और 37 सीटों पर कब्जा हुआ, लेकिन वहीं उपचुनाव की 9 सीटों उनमें जिस तरह से वोटिंग हुई और 2 ही सीट पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सिमट गई। और यह 2 सीट करहल और सीतामऊ सीट की है जो कहीं न कहीं पार्टी के बजाय अपने दम पर यह प्रत्याशी जीतने की बात भी कही जा रही है। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय में जो 9 रत्न हैं उसमें ऐसे कुछ नेता हैं जिनका रवैया ठीक नहीं रहता, जिससे पार्टी कार्यकर्ता नाराज भी होकर चले जाते हैं। ऐसे में किसी का नाम भी सामने आया है कि किन लोगों को, किन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जी बिल्कुल सुर्ती, अभी लिस्ट तैयार हो गई है और एक जिले का जो है मंथन चल रहा है। और सूत्रों का यह दावा है कि 7 से 8 जिलों में जो है ऐसे कुछ नेता हैं जो डिजिटल काम करते हैं, लापरवाही करते हैं, पार्टी का काम नहीं करते। इनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और एक्शन के बाद ही इनके नामों का खुलासा होगा। और दूसरी तरफ एक मास्टर प्लान जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह भी है कि जो बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था उन पर भी अब तलवार लटक चुकी है। क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह पता था या अंदेशा था कि यह जो बागी विधायक है कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी में नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ एक विधायक जो समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी का प्रचार करते भी देखे गए। तो ऐसे में इन विधायकों पर भी एक्शन की तैयारी है। लापरवाह कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी और साथ ही साथ जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंडली में जिनकी वजह से कार्यकर्ता नाराज होकर चले जाते हैं वह कहीं न कहीं अफवाह भी फैलाते देखे जा सकते हैं। तो इन पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी समाजवादी पार्टी विधायकों पर भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। सिर्फ 7 से 8 जिलों के पार्टी संगठन में भी
बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, यह जो बदलाव है कहीं न कहीं बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है, और जिनकी लिस्ट भी जिलाध्यक्ष के जरिए मंगा ली गई है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास। और साथ ही साथ सपा का साफ फोकस है कि 27 के रण में कोई चूक न रह जाए, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है सपा को, यह बात न दोहराई जाए, क्योंकि 27 का रण कहीं न कहीं जो है अब भीषण होने वाला है। बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है, तो उसी नक्शे कदम पर समाजवादी पार्टी भी चलने को दिखाई दे रही है। चाहे पीडीए प्लस का नारा हो या फिर बहराइच और संभल हिंसा मामला हो, इसको लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी धार देगी। अपने एजेंडे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको वह शामिल करके आगे अपनी रणनीति के तहत काम करेगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह बीजेपी राज्य में जो है लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रही है और दंगा हो रहा है। इस पर भी एक बड़ी रणनीति है। हालांकि अगर मुख्य बात, यानी कि 27 के चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग सपा प्रमुख ने कर ली है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 7 से 8 जिलों में पार्टी बदलाव भी कर सकती है। तो अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है आज। शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक होगी। खड़गे के दफ्तर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। कल भी हुई थी इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी। कल की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई थी और टीएमसी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन अडानी के मुद्दे पर अटका हुआ है। और अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी है। आज शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक की जाएगी। खड़गे के दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया है। कल भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई थी और अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्या टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर अटक चुकी है और ऐसे में वो बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। क्या आज टीएमसी बैठक में भाग लेती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कल भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें टीएमसी भाग नहीं ली थी, न ही शामिल उनके द्वारा कोई नेता, उनकी तरफ से कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो आज भी इंडिया गठबंधन की बैठक है। शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का आयोजन खड़गे के दफ्तर में किया जाएगा और कल भी बैठक का आयोजन हुआ था, लेकिन इस बैठक में इंडिया गठबंधन की तरफ के सहयोगी दल टीएमसी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था और साफ तौर पर उनका कहना था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अडानी के मुद्दे पर अटका हुआ है, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं होना चाहते। वही डिप्टी सीएम मॉडल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज। केशव प्रसाद मौर्य 11:40 पर देवरिया पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय पर करेंगे अहम बैठक। 1:05 पर विकास भवन के गांधी सभागार में करेंगे बैठक। 3:40 पर कुकुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी बाजार जाएंगे। मंत्री रत्नाकर के आवास पर भागवत कथा में होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य आज देवरिया जाएंगे, यहाँ पर वो अहम बैठक लेते हुए नजर आएंगे। विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। भागवत कथा में भी वो शामिल होंगे। वहीं 4 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये बेहद अहम दौरा, देवरिया पहुंचेंगे। 11:40 पर केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय पर अहम बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें पदाधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी और तमाम नेतागण भी मौजूद होंगे। 1:05 पर विकास भवन के गांधी सभागार में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 3:40 पर कुंदू थाना क्षेत्र के पंडरी बाजार में जाएंगे। मंत्री रत्नाकर के आवास पर भागवत कथा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री 4 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का देवरिया दौरा है आज।
वही बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई है। शमसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हिंदू नेता मुकेश पटेल ने किया था मंदिर होने का दावा। 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था। मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस होनी है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सुना जाएगा हिंदू पक्ष का ये हिंदू पक्ष की दलील। तो शमसी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था और आज सुनवाई होनी है। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामला एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी और क्या पहले मुस्लिम पक्ष को दलील देने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी जाएगी। 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का ये दावा हिंदू पक्ष के द्वारा पेश किया गया था और आज इस पर ही सुनवाई होनी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के द्वारा दलील दी जाएगी, उसके बाद कि मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय कुमार बदायूं से जुड़ चुके हैं। विजय, आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल जो बता दें कि 2 साल पहले इस मामले के लिए मंदिर का दावा किया गया था और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, जिसमें अभी पिछली तारीख 30 नवंबर थी। तो 30 नवंबर की जो तारीख में मुस्लिम पक्ष के इंतजामिया और वक्फ बोर्ड की सुनवाई हो रही थी, उनकी तरफ से बहस की गई थी। बहस अधूरी रहने के कारण आज की तारीख मिली थी और आज वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी की जो है बहस पूरी हो गई। इसके बाद जो है हिंदू पक्ष के लिए जो है मौका दिया जाएगा, वो अपनी बहस करेंगे और जो दावेदार हैं वो भी अपनी जो है बहस करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में विजय, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर, ऐसे में आज एक बार फिर से नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम क्या जामा मस्जिद मामला, इस पर भी आज सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से संभल में मंदिर का दावा करने के बाद जहां जांच के आदेश थे, तो वहां सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए यह घटना ऐसी दोबारा किसी जनपद में ना हो, इसको लेकर के प्रशासन ने कड़ी मुस्तैदी के साथ, कड़ी निगरानी के साथ प्रशासन लगा हुआ है और इस मामले में जो है चप्पे चप्पे पे प्रशासन निगरानी रख रहा है। हालांकि देखिए, आज मुस्लिम पक्ष के इंतजामिया और वक्फ बोर्ड की जो है बहस पूरी होगी और जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है कड़ी निगरानी के साथ जो है पूरे शहर में और शांति व्यवस्था की अपील कर रहा है। बिल्कुल विजय, 2022 में जामा मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था। क्या कुछ दावा किया गया था उस समय और अभी क्या कुछ दलीलें दी जा रही है हिंदू पक्ष के द्वारा? देखिए, 2022 में जो क्या नाम वादी हैं, उन्होंने जो दावा किया था कि भगवान नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक हैं मुकेश पटेल। इन्होंने अदालत में एक दावा के मुताबिक शहर में जो जामा मस्जिद है, जिसे सम्मी कहा जाता है, तो उस पर दावा किया था कि पूर्व में पाल वंश के राजपूत राजा अजय पाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ये महिपाल के किला है, पूर्व में महिपाल का किला है जहां पे जामा मस्जिद है और यहाँ पर नीलकंठ भगवान का मंदिर है। ऐसा दावा पेश किया है और उन्होंने बताया कि मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त, जो मंदिर था, इसको ध्वस्त कराने के बाद मस्जिद बना ली गई थी। इसका नक्शा समेत तमाम गजेटियर जो है हिंदू पक्ष के मुकेश पटेल, जो हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने पेश किए हैं।
अच्छा, मुस्लिम पक्ष का जो दावा है, इंतजामिया कमेटी के सदस्य अधिवक्ता असरार अहमद ने अपनी जो दलील पेश की है, उन्होंने कहा है कि मुताबिक जामा मस्जिद यानी समी लगभग 840 साल पुरानी है, तो मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया है और यहाँ कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं है। हालांकि मुकदमा चलने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाए। आज इसी पर बहस होगी। मुझे लगता है विजय की बहस करने योग्य ये मुद्दा है या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई तो बहस कंप्लीट नहीं हो पाई। इस बार सबसे पहले किसे मौका दिया जाएगा दलील देने का विजय? देखिए, अभी तो मुस्लिम पक्ष की जो इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड है उनकी बहस पूरी होनी है, उसके बाद हिंदू पक्ष जो दावेदार हैं उनके लिए मौका दिया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। इसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि ये इस पर सुनवाई होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है ना सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में, तो इसकी पोषणीयता को लेकर के अभी बहस चल रही है। अगर ये दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद इसको कोर्ट निर्णय करेगा कि ये इसके पोषणीयता पर विचार किया जाए कि मामला सुनने लायक है या नहीं है। जी बिल्कुल विजय, इस पूरे मामले पर, क्योंकि संभल में भी इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ, इस पूरे मामले पर अब 1991 वाला जो वर्षिप एक्ट है इसकी चर्चा खूब हो रही है, उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु है उसे बताइए। देखिए, जिस तरह से अभी देखिए 30 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई थी और इसमें जो जिस तरह से दावा किया गया है, तो पूर्वज में भी जैसे गजेटियर में भी इसका दावा किया गया था कि यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है और महपाल का किला जो है दर्शाया गया है। हालांकि सारे सबूतों के साथ ये कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनके आधार पर अब देखिए कोर्ट क्या निर्णय लेता है। बिल्कुल, आज सुनवाई होनी है विजय, और आज क्या कोर्ट को ये मुद्दा, ये मामला सुनवाई योग्य लगता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस विवाद पर सियासत भी तेज है। दूसरी तरफ ओवैसी है, मुस्लिम नेता के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में सभी मंदिर खोजने लगते हैं। उन्होंने ये बयानबाजी भी की है और इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है विजय। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विपक्ष को जो है वहीं अभी तक जो है सत्ता पक्ष से भी कोई जवाब नहीं आया है। विपक्ष में तमाम तरह की, जैसे ओवैसी ने एक बयान दिया था, ओवैसी के साथ साथ अन्य जो है यहाँ पर राजनीति शुरू हुई है और कांग्रेस की तरफ से भी जो है इस पर मुद्दा उठाया गया था। तो ये सारी चीजों पे आज ये निर्णय हो जाएगा कि कोर्ट क्या निर्णय ले पाता है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, अब कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। विजय, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।